हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाहर चल रहा है कोरोना, हमको रहना है घर के अंदर और सेफली अपनी पढ़ाई रखनी है जारी। तो हमारे पास है टाइम और इस टाइम में करते हैं कुछ रिवीजन। एक सवाल है जिसके थ्रू अपन कंप्लीट रिवीजन करेंगे मैकेनिक्स का। सवाल कुछ इस तरह का है कि अपने पास एक कटोरा है एक और अपने पास टाइम भी है। तो कुछ इस पे सवाल सॉल्व करते हैं जिसमें लगभग मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट यानी कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स, एनएलएम, वर्क पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन, एचएसएम, ये सब टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। सवाल कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये जो कटोरा है उसको हमने सरफेस पे रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से रिलीज़ कर रहा हूँ। इसको मैं जैसे ही रिलीज़ करूँगा ये ऐसे होते हुए ऐसे गिर जाएगा। तो मुझसे ये पूछा, वैसे सवाल है कि इसको जैसे ही रिलीज़ किया, जस्ट रिलीज़ किया गया, इस कटोरा को जैसे ही यहाँ पे सरफेस रखा हुआ जस्ट रिलीज़ किया गया, तो क्या क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल पूछा जा सकता है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पूछी जा सकती है, ये इसके बाद ऐसे घूमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन पूछी जा सकती है, और क्या पूछा जाता है, फ्रिक्शन पूछी जा सकती है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, तो ये सारी बातें पूछी जा सकती है। और इसमें एक दो केस हो सकते हैं, एक ये कि ये सरफेस कैसी हो, ये सरफेस हो स्मूथ। दूसरा केस ये हो कि सरफेस में फ्रिक्शन हो, जैसे कि ये फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ऐसा वाला कंडीशन हो। दूसरी चीज़ और क्या पूछी जा सकती है ये कटोरा से कि हमने यहाँ से इसको रिलीज़ किया है और जब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ कहीं बीच में रहेगा, लेकिन जब लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाएगा यानी कि अपनी मिनिमम हाइट पे आ जाएगा, तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तब नॉर्मल क्या लग रहा होगा, तब अल्फा क्या होगा, तब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, ये तमाम तरह की बातें पूछी जा सकती है। उसमें भी दो केस पॉसिबल है, एक ये कि मतलब जो सरफेस है ये वाली वो स्मूथ हो, दूसरा ये हो कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर द प्योर रोलिंग। तीसरे तरह के सवाल उसमें हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ही इसको यहाँ से रिलीज़ किया है ये ऐसे चला जाएगा और फिर लास्ट में जाके ऐसे रुक जाएगा। अगर ये ऐसे रुक जाएगा तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि इसको थीटा से ऐसे डिस्प्लेस कर दें और फिर रिलीज़ कर दें, तो ये ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा, एचएसएम करेगा, तो उसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। उसमें भी दो तरह के सवाल, दो तरह का माहौल बन सकता है, एक ये कि जिसमें ये वाली सरफेस स्मूथ हो, दूसरा ये वाली कि जिसमें फ्रिक्शन हो सफिशिएंट फॉर द प्योर रोलिंग। तो ये पूरा सॉल्व करते हुए लगभग हमारे पास 15 से 20 सवाल बन जाएंगे, इससे लगभग मैकेनिक्स के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो अगर अपन ब्रॉड देखें तो मैं किस तरह से सवाल में आगे बढ़ने वाले हैं। अपन ए में अपन क्या कर रहे हैं, इसको रिलीज कर दे रहे हैं और आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉर्मल बताइए, फ्रिक्शन बताइए, फ्रिक्शन का डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है अल्फा बताइए, फिर आपसे पूछा जा सकता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए, इस सॉरी टॉर्क बताइए लाइक सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हर चीज़ जो ऐसी पूछी जा सकती है। इसमें भी दो केस पैदा हो सकते हैं, वन ये कि सरफेस इज rough, friction is sufficient। दूसरा केस क्या हो सकता है, सरफेस इज स्मूथ। तो टोटल मिला के जैसे 1 2 3 4 5 आइटम इसमें पूछ रहे हैं, 5 आइटम यहाँ भी हो सकता है, 5 आइटम यहाँ भी हो, तो टोटल मिला के 10 सवाल यहाँ बनते हुए अपन को दिखाई देंगे। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जब इस कटोरे को अपन यहाँ से रिलीज करेंगे तो जब इसका सेंटर ऑफ मास लोवेस्ट पोजीशन पे होगा, तब भाई साहब अल्फा बताइए, फ्रिक्शन बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए, अल्फा बताइए, वो तमाम चीजें बताइए। इसमें भी दो केस हो सकते हैं, एक केस ये कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट और दूसरा वाला केस क्या हो सकता है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं हो। तीसरे तरह का सवाल इसी कटोरा पे पूछा जा सकता है। भाई साहब बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इस कटोरा पे। तीसरा टाइप का सवाल जो अपन बना रहे हैं इस पे
कि ये जब फाइनली ऐसा रहेगा तब इसको अगर अपन ने थीटा से डिस्टर्ब कर दिया लेट्स से ऐसे और रिलीज कर दिया तो ये एचएसएम करेगा। अगर ये एचएसएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्या यहाँ पे भी दोनों केस लिए जा सकते हैं? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग और सेकंड वाले में कोई फ्रिक्शन नहीं हो इसमें। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं इसमें आगे। सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 यानी कि कटोरा को अपन प्ले कटोरा को रिलीज कर रहे हैं जैसा कंडीशन दिया हुआ है उसी से, और बहुत सारी बातें जो अपन निकाल सकते हैं इसमें लगभग मैकेनिक्स कवर हो जाएगी। केस ए का भी फर्स्ट वाला पार्ट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। हमारे पास जो ये कटोरा है ये जो बाउल है कटोरा, इसको हमने रिलीज कर दिया है। रिलीज करेंगे तो फिर स्क्वायर बॉडी बनाते हैं। स्क्वायर बॉडी बनाएंगे तो फिर क्या पाएंगे कि इसको ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल। यहाँ पे क्यों लगाया है? क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस यहीं पे, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए? नॉर्मल। अच्छा भाई साहब, दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? मैंने कहा कि यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ से r/2 की दूरी पे क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ये तो अपन जानते हैं क्योंकि ये होलो हेमीस्फीयर है। यहाँ पे इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg। क्या कोई और फोर्स लग रहा होगा? मैंने कहा फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, तो फ्रिक्शन लग रही होगी। कहाँ लग रही होगी? मैंने ये वाली सरफेस पे लग रही हो। लेकिन अभी यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है कि वो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, आगे कि पीछे। तो ये नहीं देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगी। आओ पता करते हैं कि फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगी। अगर मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट देखूँ, कौन से वाले पॉइंट के अबाउट? ये वाले पॉइंट के अबाउट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अपन ये पा रहे हैं कि नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा है, mg यहाँ से पास हो रहा है। mg अगर यहाँ से पास हो रहा है और तो अगर देखिए और फ्रिक्शन अगर होगा तो वो यहाँ से पास होगा ही सही, वो इधर भी हो उधर भी हो जिधर भी होगा वो यहीं से पास होगा। अगर यहीं से पास होगा तो उसका टॉर्क क्या आएगा? 0। तो टॉर्क किसका आएगा? सिर्फ और सिर्फ mg का आएगा। mg का टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में आएगा? वो बाहर की तरफ आएगा। अगर mg का टॉर्क बाहर की तरफ आया तो ये वाले पॉइंट के अबाउट ये बॉडी घूम रही होगी ऐसे। अगर ये ऐसे घूम रही होगी तो यहाँ पे एक बिंदु है सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर अगर आप ध्यान से देखें ये जो पॉइंट मैंने लिया है इस पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रही है, और अगर और ध्यान से देखें तो बॉडी उस वाली एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। यानी कि ये जहाँ से एक्सिस पास हो रही है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर कोई बॉडी मतलब कोई बॉडी है जो कि CTR कर रही है यानी कमांड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखा जाए तो हम ये मान लेते हैं कि मतलब उस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही होती है? सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन। अच्छा भाई साहब, तो ये सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल को क्या होगा? अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ये ऐसा मान लेते हैं कि ये बीच वाली जो दूरी है ये r है, ये वैसे भी r/2 होगा, और ये वाली दूरी की कितनी है? ये r है। लेट्स से ये वाला एंगल क्या है? थीटा। आइए फिर सेंटर ऑफ मास वाले पार्टिकल के बारे में देखें। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाले पॉइंट के अबाउट ये वाली एक्सिस के अबाउट ये पूरी की पूरी बॉडी कर रही है सिर्फ रोटेशनल मोशन। तो यहाँ से छोटा r की दूरी पे एक बिंदु है जो कि सेंटर ऑफ मास है, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी इस डायरेक्शन में यानी इस लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन होगी अल्फा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अल्फा आर का एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में अगर अपन देखें ध्यान से ऐसे तो ये वाला डिस्टेंस है अपने पास r और ये वाला एंगल है अपने पास थीटा। ये वाला एंगल अपन ने ले लिया है थीटा और ये है r और ये है r/2। और अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने पास यहाँ पे पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, यहाँ से पास हो रही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसकी एक्सेलरेशन आ रही है अल्फा आर। तो अगर इसके दो कंपोनेंट लेंगे कौन से वाले, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक
वर्टिकल वाला, तो ये एंगल अगर है थीटा तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो अल्फा आर इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अब अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपने को इधर कहीं आ रही है तो हम इसके दो कंपोनेंट ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, वो होगा अल्फा आर कोस थीटा, अल्फा आर कोस थीटा। ये आर कैपिटल आर नहीं होगा, कौन सा आर होगा, स्मॉल आर। ये वाला आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ये वाला डिस्टेंस अल्फा आर कोस थीटा, और ये वाला हो जाएगा अल्फा आर साइन थीटा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो आर कोस थीटा, ये वाला ट्राइंगल में देखिएगा ये वाला एंगल थीटा है, आर कोस थीटा इज बेसिकली आर। ये वाला ट्राइंगल में ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी आर कोस थीटा, जो कि है आर के बराबर। और यहां से देखेंगे ये वाले डिस्टेंस को, तो स्मॉल आर साइन थीटा अपने पास हो रहा है आर बाई टू। तो अल्फा आर कोस थीटा अपने पास कितना हो गया है, आर कोस थीटा को यहाँ से डाल दीजिए तो वो आ रहा है अल्फा इंटू आर, और यहाँ से अल्फा आर साइन थीटा, अल्फा आर साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन अल्फा आर बाई टू। तो अपने को प्राप्त हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल है इसकी एक्सेलरेशन इधर भी है और इधर भी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन है अल्फा आर, और वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है अल्फा आर बाई टू। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को ये पता लग रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की। वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल भी है, mg भी है, तो जो भी बड़ा होगा नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब mg बड़ा है नॉर्मल से, तो mg माइनस n, इसने ये एक्सेलरेशन यहाँ से आ गई होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब कोई एक फोर्स उधर लग रहा होगा, और हमें पता है कि वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन की किधर होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए। यानी हमें ये पता लग गया है कि फ्रिक्शन जो है बेसिकली इधर लग रहा है। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये बॉडी के ऊपर अगर अपन सिर्फ फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे अपन पाएंगे कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, यहाँ पे लग रहा है mg, यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, और हम इसको बॉडी की मोशन को एनालिसिस कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। यहाँ से पास हो रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट बॉडी कर रही है सिर्फ रोटेशनल मोशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन ने ले लिया है अल्फा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मेरे पास यहाँ से ये हमने ये पता कर लिया कि जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल है उसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ रही है अल्फा आर, और डाउनवर्ड आ रही है अल्फा आर बटा टू। आइए लिखते हैं इक्वेशन। वाई डायरेक्शन में अगर फोर्स की इक्वेशन लिखें तो बड़ा होगा mg, नीचे होगा नॉर्मल, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि अल्फा आर बाई टू। रिश्ता नंबर एक। दूसरा रिश्ता कहाँ से लाएंगे, दूसरा रिश्ता ले आते हैं अपन वाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स की इक्वेशन से। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा फ्रिक्शन माइनस जीरो, कोई और फोर्स है ही नहीं, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कौन सी डायरेक्शन की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, जो कि अल्फा आर। एक और रिश्ता अपन ला सकते हैं, वो क्या है, वो है टॉर्क की इक्वेशन। किस एक्सिस के अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए आई अल्फा के बराबर। अगर ये एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क आएगा सिर्फ mg का, क्योंकि फ्रिक्शन भी पास हो रही है यहीं से, नॉर्मल भी पास हो रहा है यहीं से, तो टॉर्क आएगा सिर्फ mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर दूरी होगी ये वाली दूरी है r/2, क्योंकि हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से होता है r/2 पे। mg इंटू r/2 इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का आई, लेकिन हमें पता होता है ये एक्सिस के अबाउट आई, ये एक्सिस के अबाउट आई अपने पास कितना होता है, ये एक्सिस के अबाउट आई होता है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आई अपने पास हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये पूरे हेमीस्फीयर का होता है 2/3 mr स्क्वायर, तो हमें उसका आधा लेना चाहिए। तो लेकिन मास भी तो टोटल होना चाहिए ना, उसका टोटल मास 2m होना चाहिए, तो आई हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर।
क्योंकि भाई एम मास तो इसका है ना यार, अगर पूरा हेमीस्फीयर लेंगे तो उसका 2/3 एम आर स्क्वायर, तो मास को भी ये एम है तो टोटल का कितना हो जाएगा 2m, हमें उसका हाफ लेना है तो हमने हाफ कर दिया, लेकिन मास खुद ही 2m होना चाहिए तो हमें प्राप्त हुआ 2/3 एम आर स्क्वायर। ये होगा ये एक्सिस के अबाउट। हमें कौन सी एक्सिस के अबाउट चाहिए, हमें चाहिए ये एक्सिस के अबाउट। तो क्या करेंगे इसके लिए हमें करना पड़ेगा I इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस लगा देंगे हम md स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा mr स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 + 2 यानी 5 mr स्क्वायर बाई 3। यहाँ पे रख देते हैं इसको 5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आ गया अल्फा। ये है इक्वेशन नंबर 3। हमें इन तीनों इक्वेशन को करना होगा सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टॉर्क वाले एक्सिस को जब सॉल्व कर रहे हैं तो 5 mr स्क्वायर, यहाँ से अपने को अल्फा मिल जाएगा। m ने m की बत्तियां गुल कर दी, r ने r की बत्तियां गुल कर दी, 2 से 2 उड़ गया है तो हमारे पास अल्फा आ रहा है बेसिकली सॉल्व करने पे 3 था यहाँ पे, सॉरी 3, तो ये 2 कटेगा नहीं तो अल्फा आ जाएगा अपने पास 3g बाई ये 2 भी रह जाएगा 10। एक बार अगर अपने को अल्फा मिल जाए तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला, क्योंकि ये अल्फा को उठा के डालेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा नॉर्मल, ये अल्फा को उठा के डालेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा फ्रिक्शन। और अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें चाहिए भी यही है, तो अब नॉर्मल ही निकाल लेते हैं। नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस m अल्फा आर बाई 2 mg माइनस m इंटू अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3gr बाई 10 से हो जाएगा 20। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे अल्फा इज बेसिकली 10r आ रहा है तो यहाँ पे r रहेगा, उससे ये कट जाएगा तो हमारे पास 20 mg माइनस 3 mg हो जाएगा 17 mg डिवाइडेड बाई 20। तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरह से नॉर्मल। दूसरी चीज़ हमें निकालनी होगी अगर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्रिक्शन निकालने के लिए फ्रिक्शन यहाँ से आ रहा है मेरे पास m अल्फा r m है और अल्फा कितना है, अल्फा है अपने पास 3g बाई 10r मल्टीप्लाई कर दीजिए r से r उड़ गया है 3mg बाई 10 इतना मिल जाएगा फ्रिक्शन। तो एक तरह से फ्रिक्शन की डायरेक्शन पहले ही पता लग गई थी, अब पता लग गया है उसका मैग्नीट्यूड। और क्या निकाल सकते हैं अपन, हमें टॉर्क तो बेसिकली आई अल्फा है ही सही, तो आई और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, और एक चीज निकाली जा सकती है, वो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि है अल्फा इंटू आर। अब अगर अपन ध्यान से देखें ये वाले ट्राइंगल में तो आर की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ये है अपने पास आर और ये है आर बाई 2, ये है आर। तो क्या मैं स्मॉल आर को ऐसा नहीं लिख सकता, आर स्क्वायर प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट। तो अल्फा है मेरे पास, अल्फा को मैंने यहाँ से उठा के डाल दिया है जो कि ये 3g बाई 10r और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है r से। जो स्मॉल r है उसकी वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1/2। तो ये वो वाला केस है जिसमें अपन ने सब कुछ पता कर लिया है। केस 1 जिसमें फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसमें भी हमने यूज किया है मेथड 1, यानी मेथड 1 मतलब जो है हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व किया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, यानी हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज मेथड 1 यूजिंग IAOR। क्या इसको बगैर IAOR के भी सॉल्व किया जा सकता है? यस, आइए देखते हैं उसको। इसी को सॉल्व करते हैं सेम बगैर IAOR के। ये जो अपना बाउल है इसको ओपन कर चुके हैं रीच। इस पे लगने वाले फोर्सेस हमने पता कर दिए हैं कि इधर की तरफ है फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ है नॉर्मल, यहाँ पे लग रहा है mg। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेंटर वाला पॉइंट C है मैं लिख रहा हूँ टॉर्क
अबाउट सेंटर वाला पॉइंट सी ये सेंटर वाला ना, ई वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास है सी एम, और वो सेंटर वाला पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ सी। उसके अबाउट मैं लिख रहा हूँ टॉर्क, और यहाँ इसके अबाउट मान लो कि टॉर्क जो भी आ रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अगर इसके अबाउट अगर अपन टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क किसका आएगा, एक तो आएगा mg का टॉर्क, एक आएगा फ्रिक्शन का टॉर्क। mg का टॉर्क आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी जो कि होती है r/2। ये वाला टॉर्क आ गया बाहर की तरफ, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा अंदर की तरफ। अगर बाहर को मान लिया है पॉजिटिव तो अंदर को मानना होगा नेगेटिव। इसका टॉर्क आ जाएगा फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ये वाली दूरी हो जाएगी r, फ्रिक्शन इंटू r इज इक्वल टू आई अल्फा, और i जो है सेंटर वाले के अबाउट ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं 2/3 mr² इंटू अल्फा। ये आ जाएगा रिश्ता नंबर 1। दूसरा रिश्ता अपन अब अपने को ये पता है कि ये जो सेंटर ऑफ ये सी, यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये सेंटर ऑफ मास वाला जो पार्टिकल है इसकी एक्सेलरेशन होगी अल्फा r इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अल्फा r/2। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है सिर्फ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू m अल्फा r, फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू m अल्फा r। ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 2। और इसमें क्या होगा, तुरंत अपने को अल्फा मिल जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू को उठा के डाल दो यहाँ पे, सोल्व करके निकाल दो अल्फा, एक बार मिल जाए अल्फा, लाइव हो जाएगी झींगा लाला। यहाँ से डाल दिए mg/2 माइनस किसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया तो m अल्फा r² इज इक्वल टू 2/3 mr² इंटू अल्फा m एक r हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा यहाँ पे g/2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा अल्फा r प्लस 2/3 अल्फा r। तो यहाँ से आ जाएगा 5 अल्फा r/3 दैट इज इक्वल टू g/2। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा 3g/10। यहाँ पे अल्फा मिल गया है बहुत फास्ट से, एक बार मिल जाए अल्फा तो फ्रिक्शन निकालना बहुत ही आसान। फ्रिक्शन हमारे लिए हो जाएगा m अल्फा r, m की जगह m, इसकी जगह 3g/10 r इंटू r, ये r से r कट गया है, हमारा फ्रिक्शन आ जाएगा 3g/10। फ्रिक्शन मिल जाए, बाकी अपने को अगर पता है कि एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता की जा सकती है, अल्फा पता है तो अल्फा इंटू r इस साइड में और अल्फा r/2 इस साइड में, दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस साइड इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये मेथड 2 से मतलब आई और आर का बगैर उपयोग किए भी ये सारी बातें निकाली जा सकती है। हम यहाँ तक सॉल्व कर रहे थे, इसको जैसे ही रिलीज किया गया है यहाँ से तो उसका पहला वाला केस जैसे ही रिलीज किया गया बहुत सारी बातें पूछी गई है, और साथ में ये बताया गया कि ये वाली सरफेस कैसी है, ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए। लेकिन दूसरा केस भी हमें देखना होगा, हमें दूसरा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसको यहाँ से रिलीज किया गया, जैसे ही रिलीज किया गया वो सारी बातें जो इस सवाल में निकाली गई है वो दोबारा से निकालिए, लेकिन ये जो सरफेस है उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। तो आइए देखते हैं वो सारी बातें कैसे निकाल पाएंगे अपन। आइए देखते हैं केस सेकेंड कि अगर इसको रिलीज किया जाए और ये वाली जो सरफेस है वो स्मूथ रहेगी तब वो सारी बातें कैसे निकाल पाएंगे जो अपने प्रीवियस केस में निकाली थी। यहाँ पे अपने पास कटोरा, ये बना दिया कटोरा अपन ने, ठीक, उसको अपन ने रिलीज कर दिया है। ये वाला जो सरफेस है वो है स्मूथ, अगर ये है स्मूथ तो हॉरिजॉन्टल तो फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये स्मूथ है इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन 0 है, और हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में कोई अगर फोर्स लगा सकता है तो वो है फ्रिक्शन, और वो है नहीं तो इस बात की गारंटी है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन विल बी 0 ऑलवेज। दूसरे अगर फोर्सेस की बात करें तो एक फोर्स इसके ऊपर लकी तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, दूसरा फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर mg, और कोई फोर्स है नहीं। यहाँ पे कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर से r/2 दूरी पे
और अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन पा रहे हैं कि सारे के सारे फोर्सेज जो हैं, यानी सारे के सारे यानी दोनों ही जो फोर्स है एम जी और नॉर्मल, वो है वाई एक्सिस में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी का एक्सेलरेशन मैं बोल रहा हूँ वाई डायरेक्शन में ए वाई, क्योंकि एक्स में तो जीरो पक्का होगा, इस बात की कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा मैं ये मान लेता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन है अल्फा, इसका एक्सेलरेशन है अल्फा, अल्फा इज ए एंगुलर एक्सेलरेशन इस बॉडी का, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अच्छा भाई साहब, तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि एम जी माइनस एन मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए वाई, एक रिश्ता हमें प्राप्त हो गया। चलिए भाई साहब, दूसरा रिश्ता अगर अपन निकालना चाहें, दूसरा रिश्ता अगर अपन निकालना चाहें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है हमारे पास ए वाई, अल्फा और नॉर्मल, तीन वेरिएबल है, इनको सॉल्व करने के लिए हमें तीन रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले रिलेशन अपन ने फोर्स एफ इज इक्वल टू एम एस से लिख दिया है। दूसरा रिलेशन अगर मैं लिखने जाऊं तो मुझे लिखना होगा टॉर्क, और टॉर्क में किस पॉइंट के अबाउट लिखूं, टॉर्क में लिखना चाह रहा हूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टॉर्क अबाउट सी ओ एम को लिख सकता हूं मैं आई अल्फा। अच्छा, मैं टॉर्क सेंटर ऑफ मास से लिखना अच्छा रहेगा क्योंकि उसके लिए हमें कोई सूडो काउंट नहीं करना पड़ेगा। अगर अपन इजी पॉइंट वगैरह से टॉर्क लिखेंगे तो फिर हमें सूडो फोर्स का टॉर्क भी लिखना होगा, इसलिए बेटर है कि अपन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखें ताकि उसमें कोई सूडो का टॉर्क नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाले टॉर्क को मैं लिख रहा हूँ आई अल्फा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा n इंटू परपेंडिकुलर दूरी होगी r बाई 2 इज इक्वल टू आई सी ओ एम इंटू अल्फा। अब हमें पता करना होगा आई सी ओ एम, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पा रहे हैं कि ये एक्सिस के अबाउट आपको आई पता है, और आपको ये एक्सिस यानी ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट पता करना है। तो हम जानते हैं कि ये एक्सिस के अबाउट है 2/3 mr², ये 2/3 mr² बेसिकली आया कहाँ से होगा, वो आया होगा आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, और डी बेसिकली क्या है r/2, यानी r/2 का स्क्वायर मिला होगा हमें 2/3 mr²। तो क्या आई सी ओ एम पता किया जा सकता है, यानी कि यस, आई सी ओ एम को अपन लिख सकते हैं 2/3 mr² माइनस mr²/4। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 12, एलसीएम आ गया है 12 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 माइनस 3 यानी कि 5 mr² विल बी आईसीएम। अब अगर आईसीएम आ गया है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे n इंटू r/2, आईसीएम को लिख दिया 5 mr²/12 इंटू अल्फा। तो एक r से एक r उड़ा दीजिए और इसको उड़ा दीजिए 6, यानी कि नॉर्मल आ गया है अपने पास 5 mr/6 अल्फा। ये मैं बोल रहा हूँ रिश्ता नंबर 2। और एक रिश्ते की हमें जरूरत, क्योंकि हमारे पास है वेरिएबल 3 और अभी तक इक्वेशन आई है 2, तो एक चीज और ध्यान से अपने को देखनी पड़ेगी। मतलब ये सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ए वाई, और उसके बाद ये घूम रहा है। ये जो पॉइंट सेंटर वाला होगा इसकी नेट एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अभी तक अपने को मिले हैं दो रिलेशन, एक मिल गया है ए वाई नॉर्मल के बीच में, और दूसरा वाला अपने टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास से लिख दिया है। अब तीसरा रिलेशन निकालना है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है एक्सेलरेशन ऑफ ए वाई, अल्फा और नॉर्मल 3। तीसरे रिलेशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि ये है सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन ए वाई है नीचे, और ये जो बॉडी है वो इसके अबाउट अल्फा से घूम रही है। तो जो सेंटर ऑफ ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, इसकी एक्सेलरेशन लिखते हैं तो सेंटर ऑफ मास की इसको मिल जाएगी ए वाई, और इसके रिस्पेक्ट में मतलब इसके रिस्पेक्ट में ऊपर क्या मिल जाएगी अल्फा इंटू आर, और r है r/2, तो इसके पास एक्सेलरेशन हो जाएगी ए वाई नीचे और अल्फा इंटू r/2 नीचे। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये जो सी वाला पॉइंट है उसकी नेट है ए वाई, और ये ऊपर आ गई है अल्फा r/2, यानी कि ए वाई माइनस अल्फा r/2, पर ये होना चाहिए 0। तो अब अगर अपन ध्यान, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो ये 0 होनी चाहिए। तो ए वाई इज इक्वल टू
अल्फा आर बाई 2। ये मिल गया है अपने को रिश्ता नंबर 3। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारे पास है वेरिएबल 3। ए वाई को उठा के डालेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, और ये नॉर्मल वाला को उठा के कहाँ डालेंगे, यहाँ पे। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो एम जी माइनस नॉर्मल की वैल्यू हो गई है 5 एम आर अल्फा बाई 6, दैट इज एम इंटू ए वाई, और ए वाई की वैल्यू है अल्फा आर बाई 2। तो हमें चाहिए अल्फा, पहले तो एम उड़ा देते हैं सारे, जी माइनस 5 पर अल्फा आर बाई 6 इज इक्वल टू अल्फा आर बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो g इज इक्वल टू आ जाएगा 5 अल्फा आर बाई 6 प्लस अल्फा आर बाई 2, एलसीएम आ गया है 6, ऊपर आ गया 5 अल्फा आर प्लस 3 अल्फा आर जो कि हो जाएगा 8 अल्फा आर बाई 6, दैट इज इक्वल टू g जो है 4 3, यहाँ से अल्फा आ जाएगा 3g बाई 4r। अब अगर मिल जाए एक बार अल्फा अपने को, अल्फा अगर मिल गया है तो ध्यान से अगर देखें तो क्या ए वाई निकाला जा सकता है, यस। ए वाई हमारे पास कितना है, ए वाई है बेसिकली अल्फा आर बाई 2, अल्फा आर बाई 2 जो कि मिल जाएगा 3g बाई 4r इंटू आर बाई 2, आर से आर निपट जाएगा, आंसर आएगा 3g बाई 8 डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। और अगर अपने को चाहिए नॉर्मल चाहिए तो क्या करेंगे भाई साहब, नॉर्मल चाहिए तो यहाँ से लिख लेंगे नॉर्मल इज इक्वल टू बेसिकली एम जी माइनस एम ए वाई, एम जी को एम जी रखिए, एम ए वाई को क्या डाल दीजिए, अब ये भी निकाले हैं अपन 3g बाई 8, 8 एम जी माइनस 3 एम जी हो जाएगा 5 एम जी बाई 8। इस तरह से हमें मिल गया नॉर्मल, यानी कि सब कुछ मिल गया है। लेकिन यहाँ पे हमने मेथड 1 यूज किया है, कहीं भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का उपयोग नहीं किया है। लेकिन क्या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का उपयोग करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, यस। तो अपन देखते हैं मेथड 2 और इसी सवाल को सॉल्व करते हैं यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। भी कर लेना चाहिए, वो हमारे लिए फायदे का सौदा होता है, वो फास्ट होगा। अब जरा ध्यान से देखें, मेथड 2 यूज कर रहा हूँ यूजिंग IAOR, इससे होता है अपने को फायदा, अपन हो जाते हैं। ये है अपने पास बाउल, ये कटोरा, और यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं तो इस पे लग रहा है इधर की तरफ mg और इधर लग रहा है नॉर्मल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें कि हमें इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ प्राप्त करनी है, और फ्रिक्शन है नहीं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला तो IOR यहाँ से पास होगा नहीं, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी बॉडी में किन्हीं 2 पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाए तो मैं IOR आसानी से पता कर सकता हूँ। जैसे ये पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से पास हो रही होती है IAOR। ये बात अपन पहले से ही जानते हैं। तो हमें इस बॉडी पे ऐसे 2 पॉइंट पता करने होंगे जिनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपने को पता है। अगर अपन ध्यान से देखें, तो अपने को ये पता है कि ये वाला पॉइंट की रफ्तार जो है, ये वाले पॉइंट की जो रफ्तार है वो बेसिकली होगी इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का, उसकी रफ्तार होगी नीचे की तरफ। अगर अपन ध्यान से देखें तो इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट सी वाले पे, यहाँ से पास होगी IAOR। तो बॉडी क्या कर रही होगी इसके अबाउट, इस यहाँ इस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट बॉडी कर रही है प्योर रोटेशनल मोशन। मैंने मान लिया कि उसके अबाउट इसका अल्फा है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखना होगा हमें टॉर्क की इक्वेशन अपने पास कितनी आ जाएगी, टॉर्क, क्योंकि नॉर्मल तो यहीं से पास हो रहा है तो mg का ही टॉर्क आएगा, mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी r/2, mg इंटू r/2 दैट इज ICM। अब I अबाउट दिस पॉइंट C जो कि अपन पहले से ही जानते हैं 2/3 mr² हो जाएगा इंटू अल्फा। तो m ने m की बत्तियां गुल की, r ने r की बत्तियां गुल की, तो अपने पास अल्फा आ रहा है 3g/4r। ओ पिछली बार भी यही आया था, मैंने कहा हाँ जी, तो इस बार कम मेहनत करनी पड़ी है। हाँ जी, अभी तो IAOR पढ़ते हैं भाई, हमारी जिंदगी को थोड़ा आसान करता है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास वाला है पॉइंट है, वो यहाँ से r/2 की दूरी पे है, और ये यहाँ से पास हो रही है IAOR। ये पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन, तो ये वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन होगी नीचे जो कि आ जाएगी
अल्फा इंटू ये वाली दूरी r जो कि है r/2, तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ से उठा के डाल दीजिएगा, 3c/4r को मल्टीप्लाई कीजिए r/2 से, हो तो ये अपने पास आ गया है 3c/8r, जो कि कहाँ आ रहा है, r ने r की वैल्यू इक्वल कर दी, तो 3c/8 जो कि आपको यहाँ आता हुआ दिखाई दिया होगा। इसकी डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड, जो कि साफ साफ दिखाई दे रही है। और क्या निकालना है अपने को, नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल निकालना है तो अपन जानते हैं ना कि नॉर्मल माइनस mg, एक्सेलरेशन आ रही नीचे, इसका मतलब बड़ा mg और नॉर्मल बड़ा कौन है, mg है। mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m/ay। नॉर्मल चाहिए तो क्या कर देंगे, mg माइनस m/ay, और ay की वैल्यू को यहाँ से डाल दीजिए, 3c/8, एलसीएम लेंगे, 8 माइनस 3 तो हो जाएगा नॉर्मल की वैल्यू 5mg/8। तो इस तरह से अपन ने ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ी सस्ते में निकाल ली। तो यहाँ तक अपन ने ये पता कर दिया भाई साहब कि अगर आप इस आइटम को यानी कि कटोरा को ऐसे रिलीज करेंगे, जैसे ही रिलीज करेंगे, भले ही सरफेस स्मूथ हो, भले ही सरफेस में फ्रिक्शन हो, अपन सारी बातें निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। लेकिन यहीं पे खेला खत्म नहीं होता है। हमें ये बोलते हैं कि यहाँ से रिलीज किया गया है, और जब ये मतलब रिलीज करने के बाद में ऐसे होता है तो ये ऐसा हो जाएगा, तब सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे चला जाएगा। जब ये लोवेस्ट पोजीशन पे जाएगा तो कुछ बातें पूछी जा सकती है, आइए पता करते हैं। और उसमें भी दो केस पॉसिबल है कि ये वाली सरफेस स्मूथ हो या फिर क्या हो, रफ हो। तो पहले वाले केस में अपन रफ लेके चलते हैं, जिसमें क्या होगा, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। चलिए पहुंच गए हैं अपन केस बी पे। बी का भी केस 1, यानी इस वाले कटोरे को हमने यहाँ रिलीज किया है और ये ऐसा हो गया है। बहुत सारी बातें हमसे पूछी गई है और साथ में ये बोला गया है कि सरफेस जो है वो रफ है। रफ का मतलब फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। और ये आइटम जो पहले ऐसे था अब ऐसा हो गया है, यानी सेंटर ऑफ मास जो है इसका यहाँ से अब पहुँच गया है अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे। तब आपसे पूछा है कि नॉर्मल क्या है, अब अल्फा क्या है यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन क्या है, किधर लग रहा है, और ओमेगा क्या है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। ये सारी बातें हमें पता करनी होगी। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें, अपन अगर सारी बातों को मतलब इस कार्यक्रम को ध्यान से अगर देखें तो ये पहले ऐसे था, सेंटर ऑफ मास वहाँ पे था, फिर ये ऐसे होते हुए सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे आ गया। तो इस पूरी घटना के दौरान इस पे लगा होगा नॉर्मल, इस पे लगा होगा फ्रिक्शन, और इसमें लगा होगा mg, और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर द प्योर रोलिंग। तो फ्रिक्शन के द्वारा नेट किया गया वर्क डन तो आएगा 0, क्योंकि उसने चलाने में भी काम किया होगा, घुमाने में भी काम किया होगा। और नेट वर्क डन जब मतलब टोटल वर्क डन क्या आएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 0 आता है। तो बाकी वर्क डन आएगा g का। और अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है कंजर्वेटिव, यानी कि एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। और अगर एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी हो रही है कम। तो अगर अपन ये पता कर लें कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या होगा कि ओमेगा प्राप्त हो जाएगा। और अगर ओमेगा प्राप्त हो जाएगा तो फिर अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे और इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए जरा देखते हैं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये इस कंडीशन में पहुंच गया है, बाद में ऐसे यहां से पास हो रही होगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कर रहा होगा रोटेशनल मोशन इसके अबाउट, माना कि इसकी रफ्तार है ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा r/2 की दूरी पे। तो हम अगर अपन ध्यान से अगर देखें तो हम ये जानते हैं या हम ये पा रहे हैं कि वैसा हम ये पता कर लें कि कितनी काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है, वो उतना ही हुआ होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ होगा। अच्छा वैसे मतलब हमें ये पता लग गया कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हुई होगी उतना क्या हुआ होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्क डन आया होगा
वर्क डन बाय फ्रिक्शन का नेट वर्क डन क्या हुआ होगा यहाँ पे 0। तो ग्रेविटी का वर्क डन आया है और ग्रेविटी का वर्क डन कैसा है, मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है, पहले सेंटर ऑफ मास की हाइट यहाँ से थी, कितनी दूरी पे थी, r दूरी पे, आजकल कहाँ आ गया है, आजकल वो आ गया है यहाँ से r/2 दूरी पे, तो नीचे आ गया है वो r/2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी mg इंटू r/2, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हमें लिखना होगा तो उसको लिख पाएंगे हाफ आई की इसके अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसके अबाउट का ओमेगा। और अगर अपन ध्यान से देखें, अच्छा अगर ये नहीं लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं अपन, और ये लिख सकते हैं कि फिर अपने को क्या लिखना पड़ेगा, मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस ये तो हो गया ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल क्या हो जाएगा हाफ आई CUM हाफ आई ओमेगा इसको। चलो भाई साहब अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये सेंटर ऑफ मास वाली की रफ्तार वैसे अपन लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी ओमेगा इंटू आर और ये वाली दूरी होगी कैपिटल R/2, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी ओमेगा R/2। तो ये आइटम को अपन लिख सकते हैं हाफ m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिख दिया ये, तो ओमेगा स्क्वायर R/2 का स्क्वायर प्लस हाफ ICUM ओमेगा स्क्वायर। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हाफ आ रहा है यहाँ पे कॉमन, और अगर अपन ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा ICUM प्लस m R/2 का स्क्वायर इंटू आ रहा ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लिख सकते हैं। और अगर और अच्छे से देखें ना तो ये जो कार्यक्रम है ये क्या है, अगर अपने को आई ये वाला लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ICUM चाहिए होगा, है ना, और हमें ये एक्सिस के अबाउट आई पता है कि कितना है 2/3 mr²। तो ये 2/3 mr² कैसे आया होगा, ICUM प्लस बीच की दूरी ना, बीच की दूरी होगी R/2 यानी कि mr²/4, तो यहाँ से ICUM आ गया होगा 2/3 mr² माइनस mr²/4। अब अगर अपन ध्यान से देखें कि यहाँ से जो एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट होगा IAOR, इसको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे ICUM प्लस mr/2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 2/3 mr² माइनस mr²/4, यही बन गया ना mr²/2, यही तो है ये चीज, क्योंकि हो जाएगा 2/3 mr² माइनस mr²/4 प्लस mr²/4, तो ये और ये कट गया। तो आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास आ रहा है 2/3 mr²। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो अपने पास आ गया है mg r/2 दैट इज इक्वल टू हाफ आई आ रहा है 2/3 mr² इंटू आ गया ओमेगा स्क्वायर। आओ ओमेगा पता करते हैं, m ने m की बत्तियां गुल कर दी, 2 ने 2 की, 1 r ने 1 r की, तो ओमेगा हमारे पास कितना आ रहा है, ओमेगा बेसिकली 3g/2r, 3g/2r आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ही आ गया, तो ओमेगा कितना आ जाएगा √3g/2r, हाँ सही नहीं निकाले हैं बिल्कुल, तो √3g/2r हमारे पास ओमेगा आ गया। अच्छा भाई साहब अब ओमेगा मिल गया, इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें तो ये सब निकालना है, ओमेगा मिल गया है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब जरा ध्यान से देखें बाकी वाला आइटम कैसे निकालते हैं, इसको उड़ा दे रहे हैं। ओमेगा अपने को मिल गया, अपन क्या करते हैं फिर से अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अच्छे से। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन फोर्सेस शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg। फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड करते है कि नहीं, मतलब फ्रिक्शन है तो वैसे मतलब पता नहीं है फ्रिक्शन है कि नहीं, आउट डिसाइड करते हैं।
अगर फ्रिक्शन होगा जो भी होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा और मैं इस पॉइंट पे बैठ गया था। ये पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क लिखूं तो मुझे टॉर्क क्या मिलेगा? मैंने कहा फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 होगा, mg भी यहीं से पास हो रहा है और नॉर्मल का टॉर्क भी 0 हुआ। इसका मतलब ये वाले पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 है, इसका मतलब अल्फा क्या है? 0 है। टॉर्क को तो आया अल्फा लिखेंगे ना। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का अल्फा 0 है कि नहीं है? इसका मतलब अगर मैं कहीं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सेंटर ऑफ मास से भी लिखूं तो भी अल्फा 0 आना चाहिए। ये अल्फा 0 है, इसका मतलब क्या है? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास भी क्या होना चाहिए? 0। और अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 है और सेंटर ऑफ मास के टॉर्क 0 है तो नॉर्मल यहाँ से पास होगा, mg भी सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा। लेकिन अगर मान लो कि फ्रिक्शन रहा तो वो कहीं ऐसे रहेगा, है ना? और यहाँ कहीं है सेंटर ऑफ मास, टॉर्क होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0। इसका मतलब ये फ्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन हुआ तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब ये पक्का श्योर हो गया कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो हमें ये पता लग गया कि फ्रिक्शन की वैल्यू भाई साहब 0 है, क्योंकि हम ये वाले पॉइंट के टॉर्क 0 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा 0 आ रहा है। अब कोई भी दो पॉइंट की अल्फा तो 0 ही आना चाहिए, क्योंकि सेम आता है दो पॉइंट की, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी अल्फा 0 आना चाहिए। अगर अल्फा सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 आना चाहिए, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी टॉर्क 0 आना चाहिए। नॉर्मल भी वहां से पास हो रहा है, mg भी पास हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन वहां से पास नहीं होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन होगा अगर तो अल्फा 0 नहीं हो सकता, बट अल्फा को 0 होना है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया हो गया, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फायदे का काम हो गया। एक तो फ्रिक्शन का पता लग गया 0 है, बाकी पर बचे कुछ पता करते हैं। अब बचे कुछ फोर्सेस कौन से? नॉर्मल और mg है सिर्फ, और ये जो सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल है अब फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर हमें पता लग गया कि फ्रिक्शन 0 है, इसका मतलब एक बात की गारंटी है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x में 0 होगा, क्योंकि कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है। माना कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन y में ay, ठीक है। अब अगर अपन ध्यान से देखें और अल्फा सेंटर ऑफ मास ये 0 हो गया और अल्फा ऑलरेडी 0 आ गया है अपने पास। अल्फा अगर 0 आ गया है तो अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में बिल्कुल 0 है, कुछ नहीं है ना? और ए वाई है सिर्फ ए वाई बेसिकली क्या है? ये वाले पॉइंट के अबाउट वैसे घूम रहा है ना? तो बेसिकली उसको अपन क्या ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं ना? ओमेगा स्क्वायर और आर की दूरी कितनी हो जाएगी? r/2 सर्कुलर कर रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर और आर की वैल्यू हो गई r/2। ये होना चाहिए भाई साहब ए वाई। अब ये ए वाई इतना है, जो इसका मतलब बड़ा कौन है? mg और n। mg बड़ा होगा, mg माइनस n मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r/2। अब ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू को उठा के अपन कहाँ डालेंगे? टिचुक यहाँ पे डाल देंगे, तो mg माइनस n m ओमेगा स्क्वायर की कितना आ जा रहा है? 3g/2r इंटू r/2। r से r कट जाएगा, mg माइनस n इज इक्वल टू 3mg/4। तो यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखें तो एक बेहतरीन आंसर अपने को आता हुआ दिखाई दे रहा है। n की वैल्यू आ रही है अपने पास, कितनी आ रही है भाई साहब? mg/4। एक बढ़िया सा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि mg से कम है, और mg का 1/4 जो है वो नॉर्मल लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। गौर करने वाली बात है, यहाँ पे एक अच्छा सवाल बन सकता है। मानो कि आपको बोलते हैं कि नॉर्मल बताइए जो कि mg/x आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अपने पास 4 एक इंटीजर में सवाल बन जाएगा, बहुत बढ़िया सा। जब ये आइटम जो है ऐसे करके रिलीज किया गया, फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है, तो ये यहाँ पहुंच गया, तब हमने सब कुछ पता कर लिया है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी हो गई है? तो ओमेगा स्क्वायर r यानी कि r/2, यानी कि ये अपने पास की कितनी आ गई है सोल्व करने के बाद में? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वहां से हमने यूज कर दी थी 3g/2r इंटू अपन ने कर दिया r/2, तो r से r कट गया है, 3g/4 डाउनवर्ड अपने पास ये आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया है, अल्फा हमें पहले ही पता लग गया कि 0 है, और नॉर्मल की वैल्यू अभी हमने सोल्व करके निकाल दी। तो सारी की सारी बातें हम केस 1 में निकाल चुके हैं। केस 1 क्या है? जब इसको यहाँ से रिलीज किया गया और जब सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पॉइंट पे होगा, तो ये सारी बातें बताएं। अब ये सारी की सारी बातें दोबारा भी पूछी जा सकती है जब ऐसा हो कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं हो, वो देखते हैं। चलिए केस सेकंड पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है? केस सेकंड क्या है कि
इसको रिलीज किया गया, सेंटर ऑफ मास लोवेस्ट पोजीशन पे आ गया, ये सारी बातें पूछी है। और केस सेकंड ये है कि सरफेस इज स्मूथ, ये जो सरफेस है सरफेस इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं। और हमें ये सारी बातें पता करनी, नॉर्मल, अल्फा, फ्रिक्शन, ओमेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सब कुछ जो भी पॉसिबल है वो सब हमें पता करना है। अब जरा ध्यान से देखें, तरीका तो वही है कि भाई साहब इस बार तो फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी वर्क डन आएगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का, जो कि है कंजर्वेटिव फोर्स। तो अपन फिर से ये बोल पाएंगे भाई एनर्जी कंजर्वेशन अगर अपन लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से अपन ये बता पाएंगे कि जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बड़ी होगी जितना कि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी। अब अगर अपन ध्यान से अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई ये तो बताना बहुत आसान होगा, क्योंकि सेंटर मास पहले r हाइट पे था और अब आजकल हो जाएगा r/2, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है mgr-r/2, यानी mgr/2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ही नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। एक बात की गारंटी है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन 0, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, क्योंकि पहले भी 0 थी, जब रिलीज किया तब भी 0 थी और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं, तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 रहेगी। हाँ, और एक और चीज, जब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में तो 0 है और y डायरेक्शन में जस्ट ये लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, जब सेंटर ऑफ मास खुद ही लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, ये यहाँ से चलते हुए ऐसे बढ़ेगा, जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब अगर अपन ध्यान से देखें तो एट लोवेस्ट पॉइंट टोटल जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो 0 हो जाएगी, यानी सेंटर ऑफ मास की स्पीड यहाँ पे 0 होगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हम ये पा रहे हैं कि ये घूम भी रहा होगा और चल भी रहा होगा सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेंटर ऑफ मास की रफ्तार क्या हो गई है 0। तो ये अगर अपन ध्यान से देखें तो ये ऐसे इसका अगर बनाएं तो ये सेंटर ऑफ मास वाले पार्टिकल की कोई रफ्तार नहीं है, बट ये घूम रहा होगा ओमेगा से, सेंटर ऑफ मास के बाद घूम रहा होगा, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार जो है वो 0 है लोएस्ट पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ I cum ओमेगा स्क्वायर। तो ये कार्यक्रम हो गया है 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जाएगी। हमें तलाश है I cum की, इस एक्सिस के अबाउट हमें I पता है, हमें इस एक्सिस के अबाउट पता करना है। तो ये है 2/3 mr स्क्वायर, बीच की दूरी है r/2, ये I cum। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो I cum प्लस लगा होगा mr/2 का स्क्वायर, तभी तो आया होगा 2/3 mr स्क्वायर। तो यहाँ से I cum निकाल लेते हैं। I cum कितना हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बटा 4। ये इजी है इसलिए फास्ट अपन कर दे रहे हैं। एलसीएम आ गया 12, एलसीएम आ गया 4 × 3 12, ये हो गया 8 माइनस 3 यानी कि 5 mr स्क्वायर मिल गया है I। इसको उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे, अपने पास आ गया mgr/2 इज इक्वल टू हाफ I की वैल्यू कितनी है 5 mr स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m ने m की बत्तियां गुल की, एक r ने एक r की, 2 ने 2 की। और तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ से अपने पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 12g/5। अगर ओमेगा चाहिए तो अपन क्या कर देंगे √12g/5। क्या ठीक निकाले हैं? हाँ 12g/5। एक r भी रहेगा इसमें, हाँ यहाँ r था तो यहाँ एक r है, यहाँ पे भी एक r है क्योंकि r स्क्वायर था ना। तो अगर अपन ध्यान से देखें हम ओमेगा निकाल चुके हैं। अब एक बार अगर ओमेगा मिल जाए तो अपन दोबारा इस थोड़ा सा एफबीडी बनाते हैं। फोर्सेस के बारे में नहीं, ओमेगा मिल गया है हमें, कितना मिल गया ओमेगा यहाँ से √12g/5r। अब जरा ध्यान से देखें, दोबारा से एफबीडी बनाते हैं। इस पॉइंट पे जब हम अपने कटोरा की एफबीडी बनाएंगे तो हम पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा mg लग रहा होगा, और ये जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम ऑलरेडी ओमेगा ले चुके हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन
हमें नहीं पता है सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, लेकिन ये एक बात की गारंटी कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 होगी। तो मैंने यहाँ वर्टिकल में मान लीजिए कि मैंने ए वाई मान लिया है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और कुछ नहीं है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारे पास नॉर्मल हमें निकालना है, और हमारे पास ओमेगा हमें पता है, और हमें ए वाई भी निकालना है। तो हमें कुछ और एक आध कंस्ट्रेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, जो सेंटर वाला, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? क्या ए वाई नीचे आ जाएगा? ये हाँ, ए वाई नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा भाई साहब ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई टू, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई टू। वो सेंटर मास के बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो मतलब जो ए वाई नीचे की तरफ होगी, ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू उधर होगी। तो ये अगर अपन ध्यान से देखें तो ए वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू क्या होना चाहिए? 0। तो क्या ए वाई की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू होनी चाहिए? मैंने कहा हाँ जी। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कि कितनी है? 12 जी 5 आर, पहले ही इसको आर बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आर से आर कट जाएगा, 6 जी बाई 5 आ गया हमारे लिए। क्या आ गई है एक्सेलरेशन? 6 जी बाई 5। फिर अगर अपन अच्छे से निकाले होंगे ए वाई, जो कि अपने पास आ जाएगा 6 जी बाई 5। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें ए वाई मिल गया है। अगर ए वाई मिल गया है तो अपन क्या कर पाएंगे? कौन बड़ा हुआ? एम जी की एन बड़ा हो गया है। एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। एम जी है, एन है, एम और ए वाई की वैल्यू आ गई है 6 जी बाई 5। तो एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए यहाँ पे कुछ डायरेक्शन का सेंटर वाले की एक्सेलरेशन बड़ा कौन होना चाहिए एक्सेलरेशन? हाँ हाँ, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक कर रहे हैं, ठीक है। एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू एम 3 जी बाई 6, मतलब नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बड़ा कौन है? बड़ा, इसका मतलब एन बड़ा है। इसका मतलब एन अगर बड़ा है तो एन माइनस, इसका मतलब ए वाई नीचे नहीं है, वो किधर है? ऊपर की तरफ है। ए वाई किधर है? ऊपर की तरफ है ए वाई, तभी तो इसको नीचे मिला होगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू। ए वाई इसका मतलब ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ हो गया ए वाई, नीचे की तरफ हो गया ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू। इसको होना है नेट 0, तो ए वाई माइनस ये हो गया 3 जी बाई 6। इसका मतलब बड़ा कौन है? एम जी की एन, बड़ा हो गया एन, माइनस कर दीजिए एम जी इज इक्वल टू होना चाहिए मास इंटू, इसका मतलब एक्सेलरेशन ये जो ऊपर की तरफ है ए वाई हो जाएगा 6 जी बाई 5। तो यहाँ से नॉर्मल कितना मिल जाएगा? 6 एम जी बाई 5 प्लस एम जी, जो कि आ जाएगा 11 एम जी बाई 5, जो कि पिछले वाले से अलग आ रहा है। तो इस तरह से हमने नॉर्मल भी निकाल दिया, हमने फ्रिक्शन हमने निकाल दी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने निकाल दी, जो कि ए वाई रहेगी ऊपर की तरफ और ए एक्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, दैट्स ऑल। तो सारी इंफॉर्मेशन हमने इस सवाल में यहाँ पे निकाल दी। हम कटोरा के तीसरे केस पे पहुँच गए हैं। इसमें एक बेहतरीन सवाल है जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, उनकी बुक से दिया गया सवाल है। क्या कि ये यहाँ पे ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, फिर अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया थीटा से और रिलीज कर दिया, तो वो ऑसिलेशन करने लगेगा। आपसे पूछा गया है कि वो टाइम पीरियड बताएं। यहाँ पे भी दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। पहला ये कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, हम अपन पहला केस कर रहे हैं, केस वन जहाँ पे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट है, मतलब कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही, फ्रिक्शन कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही। अब जरा ध्यान से देखें, अपन जानते हैं कि भाई ये एंगुलर एक्शन करेगा, तो हमें ये प्रूव करना होता है कि टॉर्क इस तरह से लाना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई अल्फा, फिर टाइम पीरियड कितना हो जाता है, टी इज इक्वल टू बाई टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ के थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी इज इक्वल टू बाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के। इस ये फॉर्मेट में लाते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा में ले आइए,
और अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तब टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बेसिकली ये क्या है, अल्फा इज आई अल्फा है ना, अल्फा को इधर डिवाइड कर दीजिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं, और ये सब तो अपन जानते ही हैं पहले से ही। अब मैंने इसको थीटा जैसे ही डिस्प्लेस किया है, अब एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, वो कौन लगाएगा जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, है ना, और mg टॉर्क कितना लगा रहा होगा, ये पॉइंट के अबाउट, ये वाली दूरी r/2 है, तो परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी r/2 साइन थीटा। तो जो टॉर्क आएगा, हमने इसको ऐसे थीटा किया है, तो टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इधर, और थीटा कौन सी डायरेक्शन में है, इधर। थीटा हमने ऐसे दिया है, वापस टॉर्क आ रहा है इधर। तो अगर आप टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा mg r/2 साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा, है ना। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें आई लिखना होगा, और आई अगर हम लिखने जाएंगे तो हमें आई जो है वो ये पॉइंट के अबाउट तो पता होता है तब, लेकिन हमें ये पॉइंट के अबाउट तो हमें आई पता होता है, लेकिन ये पॉइंट के अबाउट हमें आई की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें ये पॉइंट के अबाउट आई की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या मैं इन दोनों पॉइंट को लगभग सही मान लूँ, क्योंकि थीटा बहुत ही छोटा है, और ये पॉइंट के अबाउट आई अगर मैं सही मान लूँ तो क्या मैं आई को 2/3 mr² लिख सकते हैं, 2/3 mr² लिखा जा सकता है। ऐसा तब लिखा जा सकता है जब थीटा बहुत ही स्मॉल हो, थीटा वैसे ही बहुत स्मॉल है, तो mg r/2 साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट इज इक्वल टू 2/3 mr² इंटू अल्फा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, तो उसको माइनस लिख सकते हैं, तो यहाँ से m से m निपट जाएगा, और साइन थीटा बहुत ही छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, g r/2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर ही इज इक्वल टू 2/3 r² है, तो एक r को यहाँ से काट दीजिए, अल्फा आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3g/4r माइनस थीटा। तो ये आइटम हो गया ओमेगा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π/ओमेगा, टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू डाल दीजिए, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 4r/3g, 4r/3g, आपने सही से सॉल्व किया है, 4r/3g। अब सवाल ये उठता है कि मतलब ये तो हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया है, मतलब हमने आई को 2/3 mr² ही लिया है, लेकिन अगर आई को 2/3 mr² ना लें तो क्या भी सॉल्व किया जा सकता है, हाँ सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए थोड़ी हमें मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो एक अल्टरनेट सॉल्यूशन देख रहे हैं। तब क्या होगा कि यहाँ अपने पास जी लग रहा होगा, यहाँ से अपने पास नॉर्मल जा रहा होगा, ये वाली ऐसे हो गया, ये r/2, ये एंगल है थीटा, ये है सेंटर ऑफ मास। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन को इधर को ax मान ले रहा हूँ, इधर को ay ले रहा हूँ, और ये वाले को अल्फा ले रहा हूँ। मुझे मतलब इक्वेशन अगर लिखनी होगी, और कौन सा फोर्स होगा, और फोर्स होगा फ्रिक्शन का, और फोर्स यहाँ पे हो जाएगा फ्रिक्शन का। हमें इन सब के टॉर्क लिखने पड़ेंगे, तो पहले हमें एक इक्वेशन लिखनी होगी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास की। टॉर्क अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर अपन देखें तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा होगा, और mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क आएगा, mg का टॉर्क 0 हो गया, फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, f इंटू परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, कितनी होगी, वो हो जाएगी r माइनस r/2, ये वाली दूरी अपने पास कितनी है, r/2 cos थीटा, तो r माइनस r/2 cos थीटा। फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया, नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा, नॉर्मल इंटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी होगी r/2 साइन थीटा। ये मिलेगा हमें रिलेशन नंबर 1। दूसरा रिलेशन कहाँ जाएंगे, ये जो टॉर्क अबाउट, अब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो लगा दीजिए, F = m, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। थर्ड आप वर्टिकल में लगा लीजिए एनएलएम की इक्वेशन। वर्टिकल में फोर्स कौन कौन से हैं, mg है और नॉर्मल है। मैंने एक्सेलरेशन नीचे माना है, मतलब बड़ा कौन हुआ, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू ए वाई। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें जो ये वाला पॉइंट है, एक चीज़ और कंस्टेंट लगाना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट p, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट p इन x डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखिए जी 1 2 3 4 जो भी इक्वेशन बन रही है, उन सारी इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें, बहुत सारी मेहनत करें, तो हम यहाँ से फिर से प्रूव कर सकते हैं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, वो माइनस लगा होगा, तो वहाँ से भी अपन ये प्रूव कर सकते हैं। बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा गलत या कुछ गलत नहीं है कि अपन इन दोनों पॉइंट को बहुत पास पास मान लें, आई को 2/3mi² कंसिडर कर लें। अब दूसरा केस पॉसिबल क्या हो सकता है कि जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तो दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरे वाले केस में अगर ये स्मूथ होगा तो भी हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, उसको भी निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं लास्ट एंड फाइनल केस। इसको थीटा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया गया, रिलीज किया गया है, ये ऐसे करेगा, उसका टाइम पीरियड निकालना है और सरफेस जो है स्मूथ है। अगर सरफेस स्मूथ है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, F0 implies that एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x में 0 है। अब जो है अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन जो भी होगी सेंटर ऑफ मास की वो y में ही होगी। तो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे है इसकी y की एक्सेलरेशन को मान लिया a y, और ये घूम भी रहा होगा तो अल्फा मान लिया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और सेंटर जो है वो उसकी दूरी r मान लेते हैं। सेंटर की दूरी कितनी है, r है, मतलब ये जो r दूरी है। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो दूरी r हो गई अपने पास, ठीक है, और जो सेंटर वाला पॉइंट है इसकी एक्सेलरेशन पता करते हैं। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नीचे की तरफ a y मिल गई, और ये इसके बाद घूम रहा है तो इधर की तरफ क्या मिल जाएगी, अल्फा r, क्या मिल जाएगी, अल्फा r। अच्छा भाई, ओ बहुत बढ़िया। अगर अल्फा r मिल गई तो ये इधर की तरफ इसको मिल गई अल्फा r, है ना, r क्या है, ये वाली दूरी है। अब अगर अपन ध्यान से देखें ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल हो गया अपने पास थीटा से ऊपर हो गया, ये थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए वाई होगी उसके पास नीचे, ये कौन सा वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट है ये वाला, और ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा आर कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में उसके पास मिलेगी अल्फा आर कोस थीटा। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो उसकी वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अल्फा आर साइन थीटा, अल्फा आर साइन थीटा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अल्फा अल्फा है और आर खुद ही क्या है, कैपिटल आर बाई 2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का यहाँ से दूरी जो होगी सेंटर से वो आर बाई 2 होगी, इंटू साइन थीटा को लिख रहे हैं अपन थीटा, क्योंकि थीटा है बहुत ही स्मॉल। अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा को अपन क्या लिख देंगे, थीटा। अब बढ़ते हैं आगे भाई साहब। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हम यहाँ से यहाँ तक ये निकाल चुके हैं कि भाई मतलब जो है ये कंस्टेंट रिलेशन निकाल चुके हैं। अब हमें लिखना होगा टॉर्क, क्योंकि अब हम जानते हैं कि टॉर्क को आई माइनस आई अल्फा की फॉर्मेट में लाना है, अल्फा इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में लाना है, नहीं तो ओमेगा मिलेगा। मैं लिख रहा हूँ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो mg का टॉर्क निपट गया है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, और मैंने थीटा लिया है ऐसे, लेकिन टॉर्क आ रहा है ऐसे, तो नेगेटिव में अपने आप चला जाएगा। नॉर्मल का टॉर्क आ जाएगा नॉर्मल इंटू परपेंडिकुलर दूरी, जो कि हो जाएगी r/2 साइन थीटा। इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन, क्या इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में y एक्सिस पे लिख सकता हूँ, बड़ा कौन है, mg है, mg माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस n इज इक्वल टू m a y, ये इक्वेशन नंबर 3।
अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मैं नॉर्मल को यहाँ से लिख सकता हूँ mg माइनस ma y, और ए वाई की वैल्यू को यहाँ से अपन रख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं mg माइनस m इंटू ए वाई की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई है? अल्फा r बाई 2 थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से जो n की वैल्यू आ रही है उसको उठा के मुझे कहाँ ले लिखना है? वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। और ये कार्यक्रम की किसके बराबर होना चाहिए? आई अल्फा के बराबर। लेकिन आई कौन सा वाला? सेंटर ऑफ मास के बराबर। तो पहले यहाँ से साइड में पिक्चर में आई निकाल लेते हैं। अपन जानते हैं कि बेसिकली आई सी ओ एम प्लस एम आर बाई 2 का स्क्वायर ही बेसिकली क्या है? 2/3 एम आर स्क्वायर। ये अपन पहले भी कई बार निकाल चुके हैं। 2/3 एम आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। तो एलसीएम आ गया 12, 8 माइनस 3 यानी कि 5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो ये कार्यक्रम हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू अल्फा। अच्छा भाई साहब, और ये n को उठा के कहाँ डालना है? यहाँ पे। तो मैंने n की जगह डाल दिया है, n की जगह डाल दिया mg माइनस r थीटा बाई 2। ये नॉर्मल की वैल्यू को यहाँ डाल दिया। आगे लिखा हुआ है r बाई 2, आगे लिखा हुआ साइन थीटा, लेकिन थीटा है बहुत ही स्मॉल तो लिख दिया उसको थीटा, साइन थीटा को। वो कार्यक्रम होना चाहिए 5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू अल्फा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी है थीटा और यहाँ पे भी है थीटा। अगर ये दोनों मिल गए, थीटा बहुत ही स्मॉल है तो थीटा स्क्वायर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। तो क्या ये वाली जो टर्म आएगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, क्या उसको इग्नोर माना जा सकता है? यस। तो अपने पास बची कुछ टर्म क्या हो जाएगी? mg इंटू आर बाई 2 इंटू थीटा, दैट इज इक्वल टू 5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू अल्फा। m ने m की बत्तियां गुल कर दी, r ने एक r की बत्तियां गुल कर दी, ये हो गया 6। तो यहाँ से अपने को अल्फा कितना मिल रहा है? 6 g थीटा डिवाइडेड बाई 5r, 6g थीटा डिवाइडेड बाई 5r। इसका मतलब ये कार्यक्रम क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो टाइम पीरियड क्या होगा अपने पास? t इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा। ओमेगा को डिवाइड कर दीजिए तो मिल रहा है 5r बाई 6g। दैट्स ऑल। इसके बारे में खूब सारी बातें हमने कर ली। हमने लगभग सारे चैप्टर इसमें कवर हुए हैं। जैसे एचएसएम का लास्ट में उपयोग हुआ है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स बहुत सारा यूज हुआ है, एचएसएम फ्रिक्शन हुआ है, एनएलएम यूज हुआ है ना, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यूज हुआ है, वर्क पावर एनर्जी यूज हुआ है। हाँ, बस ग्रेविटेशन वगैरह यूज नहीं हुआ। लगभग मैकेनिक्स का सारा उपयोग जो है हमने यहाँ पे यूज कर लिया। बेहतरीन प्रॉब्लम जो है हमारा ये कटोरा बना सकता है। ठीक है।